आप जो पीछे आप नए आप आए हो, आप बताओ थोड़ा कुछ अपने बारे में, थोड़ी इंट्रो कहीं, मतलब आपने पहले पढ़ा है या कुछ, वो पूछना चाह रहा हूँ। बीटेक क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है ना, सर ने बताया मुझे। अच्छा, और कुछ पहले आपने पढ़ा है? एनसीईआरटी पढ़ी है ना? एनसीईआरटी सारी, इकोनॉमी की भी, ठीक है। और आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है शायद, है ना? ठीक है। तो अभी हमने इकोनॉमी स्टार्ट की थी, तो हमने इनकी कितनी क्लास हो गई है? 2 या 3? 2 ही हुई अभी हैं? 2 कैसे होगी यार? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 क्लास होगी है क्या? तो वो भी तो क्लास तो है ना, मेरे लिए तो है ना, मेरे लिए वो क्लास होती है भाई। 3 क्लास होगी, ठीक है। तो 3 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमी पढ़ा, मतलब क्या मीनिंग है वगैरह, मीनिंग वगैरह देखा उसका, है ना? मीनिंग देखा, फिर क्या देखा? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, फिर टाइप्स देखे, है ना? उस टाइप्स में क्या क्या था? एक कैपिटलिस्ट था, फिर सोशलिस्ट था, और फिर मिक्स था, है ना? उसके बाद हम कहाँ गए? फिर एवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ा। आपने वो बुक देखी जो आपको, मतलब ये नोट्स देखे आपने, मिले आपको सबको? अभी नहीं मिले। फिर उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था, है ना? बैंकिंग में क्या क्या पढ़ लिया था? क्या क्या बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, है ना? CRR, SLR, NDTL, और फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने ठीक है, बैंक रेट देख लिया, रेपो रेट देख लिया, रिवर्स रेपो रेट देख लिया, फिर MSF देख लिया, फिर NDTL तो हो गया ना कहीं, हाँ। और क्या देखा था? OMO देख लिया, और मनी मल्टीप्लायर देख लिया, और फिर उसके बाद, हाँ तो ठीक है, अभी हम वापस से जो लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था उसी को वहीं से स्टार्ट करके आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो लास्ट की क्लास जब हम पढ़ रहे थे, तो लास्ट की क्लास हमने क्या, मैं क्या क्या बता रहा था आपको? CRR SLR हो गया था, NDTL हो गया था, हम इधर पे आए थे, बैंक रेट, रिजर्व, रेपो रेट, रिजर्व, रिवर्स रेपो रेट, MSF, OMO और मनी मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने? OMO, है ना? ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, क्या होता है? सेलिंग और बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या, कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगी या बाय करेगी मार्केट में, है ना? किसको कंट्रोल करने के लिए? हाँ, मतलब टू कंट्रोल, आप क्या बोलोगे? टू कंट्रोल मनी सप्लाई, है ना? टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका था? तो एक तो था CRR SLR। तो CRR को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर CRR को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा ना, ठीक है? SLR के साथ भी ऐसा ही है। NDTL आपको समझ आ गया था क्या होता है ना? बैंक रेट आपको समझ आ गया था क्या होता है? बैंक रेट क्या था? बैंक रेट क्या होता है? हाँ, है ना? बैंक रेट अगर आपसे कोई पूछे तो एक तो उसकी क्या है कि वो लॉन्ग टर्म का रेट है ना? लॉन्ग टर्म का विंडो, प्लस उसमें क्या है? कोलेटरल फ्री, है ना? 2 चीजें होंगी, है ना? बैंक रेट क्या है? जिस रेट पे कोई बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया, कोई भी बैंक RBI से लोन लेता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, और वो लोन जो है वो कोलेटरल फ्री होता है, तो उस रेट पे जिस पे आपको वो लोन मिलता है वो क्या होता है? बैंक रेट, है ना? दूसरी चीज क्या पढ़ी थी हमने? रेपो रेट, है ना? तो रेपो रेट क्या चीज थी? रेपो रेट, रेपो रेट में क्या था? यहाँ पे बैंक और यहाँ पे RBI, है ना? और ये लोन किसके लिए था? हाँ, तो क्या था ये? शॉर्ट टर्म, है ना? एक तो शॉर्ट टर्म, ऊपर से कोलेटरल चाहिए, है ना? और तीसरा क्या था इसमें?
SLR कोटा वाली सिक्योरिटी आप यूज नहीं कर सकते, है ना, यही था। ये यहां तक समझ आ गया था ना सबको? आपको पता है इसका थोड़ा बहुत पता है ना? बस ठीक है, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया था, है ना। फिर आपको ये भी समझ आ गई थी कि SLR कोटा वाली सिक्योरिटी नहीं तो फिर कौन सी वाली सिक्योरिटी है ना? कौन सी वाली थी? हाँ, कहीं और से खरीदी होगी, है ना, वो वाली सिक्योरिटी। ठीक है, ये रेपो रेट आपको समझ आ गया। फिर एक और चीज बताई थी मैंने, क्या था? रिवर्स रेपो रेट। और वो क्या था? जब बैंक अपना एक्सेस मनी RBI के पास डिपॉजिट करवाते हैं ना, तो उस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या बोला था? रिवर्स रेपो रेट, है ना। ये वाली बात हो गई थी। फिर MSF की बात हुई थी, है ना। तो MSF मैंने क्या कहा था, क्या होता है MSF भी वही सेम चीज है ना, शॉर्ट टर्म का लोन, और इसमें SLR कोटा वाली सिक्योरिटी यूज कर सकते हो, है ना। और इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, है ना। क्यों होगा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा? है ना, ये वाली सिक्योरिटी यूज हो रही है। और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए, है ना, SCB, है ना। ये सारी चीजें हो गई। फिर और क्या बताया था? फिर ये OMO तो आपको समझ आ गया क्या था। फिर ये क्या था? मनी मल्टीप्लायर, ये भी आपको समझ आ गया था क्या होता है ना। और कोई खास चीज बताई थी उस दिन मैंने? हाँ, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये क्या था? ओवरव्यू लास्ट क्लास का जो हमने पढ़ा। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले तो देखेंगे कि फेलियर क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, और मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो उर्जित पटेल कमेटी की जो रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, और उसके बाद कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स ये क्या हैं, और जो आपकी बुक में दिया है ना, बुक देखिए आपने, बुक में दिया है ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स दिया है, देखिए आपने बुक, नहीं देखी तो यहां देखो। अभी तक जो हम सारी चीजें पढ़ रहे थे, आपको क्या लगता है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव टूल्स हैं? क्वालिटेटिव है वो, पक्का? हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा? वो CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, है ना, बैंक रेट। चलो ये छोड़ो, अभी मैं आपको बता दूंगा सारा। यही आपका डाउट था ना? हाँ, बस इसकी तरफ हम जा रहे हैं। पहले हम जो बात कर रहे थे उसकी तरफ आओ। लास्ट क्लास जब खत्म की थी वहां पे क्या बताया था? लास्ट क्लास जब खत्म की थी तो तब आपको एक चीज बताई थी कि डिफरेंस बिटवीन फेडरल बैंक ऑफ USA और इंडिया के RBI में क्या डिफरेंस है ना। डिफरेंस बिटवीन फेडरल बैंक ऑफ USA और इंडिया के RBI में क्या डिफरेंस है, और क्यों ऊपर से अगर किसी रेट को कम किया जा रहा है और उसका असर नीचे नहीं दिख रहा है ना। तो क्या बताया था मैंने आपको? है ना, अमेरिका के केस में मैंने क्या बताया था कि फेडरल बैंक ऑफ जो अमेरिका होगा, उस फेडरल बैंक ने कुछ लोन में पैसा दिया होगा किसी एक बैंक को, और वही वाला बैंक पैसा आगे बोरोअर को लेंड कर रहा होगा, है ना। और मैंने क्या कहा था कि अमेरिका जैसी कंट्री में लोग अपना पैसा ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते, है ना। तो जो लोन में पैसा आ रहा है वो कहीं से तो फेडरल बैंक किसी बैंक को दे रही है और बैंक आगे उसको लेंड करता है। तो इसका मतलब क्या था? मैंने बताना चाहता कि इसका जो बेस है, प्राइमरी बेस जहाँ से इसके पास पैसा आ रहा है किसी बैंक के पास, वो डिपॉजिटर नहीं है ना। यही बताया था। जबकि इंडिया में दूसरी चीज़ थी, है ना। क्या कहा था मैंने कि SBI है तो उसके पास जो भी डिपॉजिटर हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। और अगर वो किसी को लोन में आगे पैसा दे रही है तो बेशक यहाँ ऊपर से RBI अपना कोई भी रेट वगैरह चेंज करता रहे,
उसका आपको इफेक्ट यहाँ पे उतना खास नहीं दिखेगा, है ना। यही बताने की कोशिश की थी। समझ आ गया क्यों? समझ आ गया? आपको समझ आ रहा है ना? आपने पढ़ा हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश थी कि जिसका बेस कम है, यहाँ पर बेस कम था, तो यहाँ पे अगर फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका कुछ भी रेट में चेंज करेगा तो ये इनको भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी लोन सस्ते या महंगे होंगे उस हिसाब से, है ना, जैसे यहाँ पे चेंज होगा। जबकि यहाँ पर ये कुछ भी ऊपर करते रहे, जबकि इनका बेस ही लोगों का है, लोग जितना पैसा डिपॉजिट कराएंगे उस हिसाब से ये अपना डिस्क्रिप्शन पे कौन सा प्रोडक्ट कितने का इनको बेचना है उस हिसाब से उनका रेट होगा, है ना। कौन सा प्रोडक्ट कितने का बेचना है, मतलब भाई कार लोन कितने का दूंगा मैं और हाउस लोन कितने का देना है ना, ठीक है ना। बाइक लोन, कार लोन, हाउस लोन, वो इनके प्रोडक्ट है जो ये सेल कर रहे हैं, तो अपनी डिस्क्रिप्शन पे ही अपना रेट तय करेंगे। तो ये एक दिक्कत थी, है ना। तो इस दिक्कत से लड़ने के लिए क्या हो रहा था, ये एक मेजर दिक्कत है ना, ये दिक्कत है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिया का बैंकिंग सिस्टम और अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम, है ना, ठीक है। इसीलिए आप देखना क्या होता है, इंडिया का स्टॉक मार्केट वगैरह भी होगा ना, है ना, सेंसेक्स निफ्टी वगैरह जो भी होता है, आप अखबार में देखोगे कि ऐसा आएगा कि पिछले कल फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज किया। तो सोचो एक ही दिन में इंटरेस्ट रेट भी चेंज होता है। यहाँ पे तो फर्क दिखता ही है अमेरिका में, उनके जो इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया में पैसा लगाया होता है वो भी अगले दिन ही उनको इफेक्ट देखने को मिलता है ना। अगर महंगा होगा या सस्ता होगा, जो भी चीज़ होती है उस हिसाब से वो इंडिया से पैसा, इंडियन शेयर मार्केट में पैसा और लगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, जो भी चीज़ दिक्कत हो रही है अगले ही दिन उनको असर दिखता है। अपनी कंट्री में तो दिखता ही है, इंडिया में भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन इंडिया वाला जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ये एक खामी है, खामी होगी या इसकी यूनिकनेस होगी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया, कुछ भी आप बोलो, ठीक है। इससे आगे हम बढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा कि एक कमेटी, क्या नाम था, उर्जित पटेल कमेटी, है ना, यूपीसी, और उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी कि क्या क्या करो। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, क्या है ना, सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि WPI को नहीं भाई, आज से आप CPI को टारगेट करो, है ना, WPI को नहीं CPI को टारगेट करो। उससे क्या होगा, वही सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना कि सर्विस सेक्टर जो है वो कहां पर है, नहीं, सर्विस सेक्टर जो है वो टर्शरी में है, और इंडिया में सर्विस सेक्टर कितना है 54%, है ना। तो उस हिसाब से सर्विस सेक्टर में कितनी महंगाई है उससे आपको एक्चुअल महंगाई का पता चलेगा। इसीलिए आप CPI को टारगेट करो और आप WPI को टारगेट नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी भी इन्फ्लेशन आपको जो मेजर होगा वो एक्चुअल इन्फ्लेशन हमको नहीं पता चलेगी कि कितनी है, ठीक है ना। फिर दूसरी क्या चीज़ बोली उन्होंने, क्या बोला, फिस्कल कंसोलिडेशन, है ना, फिस्कल कंसोलिडेशन, और उसमें क्या कहा, हाँ, लीकेज वगैरह को आप कम करो, लीकेज को कम करो। और वो लीकेज वगैरह कैसे कम हो सकता है, स्कीम सब्सिडी में आप कोई सुधार करो और कुछ नए रिफॉर्म्स लेकर आओ जिससे ये लीकेज जो है वो कम हो, है ना। जैसे क्या बताया था मैंने आपको, जैम ट्रिनिटी, है ना, लिखवाया था JAM, है ना, जनधन अकाउंट और आधार और मोबाइल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, जैम ट्रिनिटी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, उससे आप फिस्कल कंसोलिडेशन करने की आपको ज़रूरत है। प्लस फिस्कल कंसोलिडेशन का और मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्कीम सब्सिडी में आप जितना पैसा दे रहे हो उसमें भी आप जो है थोड़ा लीकेज को रोको। मतलब क्या है, जैसे जो ज़्यादा पॉपुलिस्ट, मैंने आपको बताया था पॉपुलिस्ट स्कीम्स जो है उनको आप अनाउंस नहीं करो, है ना। जैसे कि आपको 2 रुपये में हम गेहूं दे देंगे, वो तो जितने लोगों को टारगेटेड चाहिए सिर्फ उतनों को आप दो, ज़्यादा लोगों को आप पॉपुलिस्ट बन के कि भाई मुझे वोट मिल जाएगा वो वाली चीज़ें मत करो। उससे सरकार को तो वोट मिल जाता है लेकिन RBI के ऊपर प्रेशर बनता है और उससे फिर जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। बात समझ आई। और क्या चीज़ बताई थी, नहीं वो तो ठीक है, कमेटी बनाई थी तो वो तो यहाँ पे लिखवाऊंगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ। एक और चीज़ बताई थी क्या, हाँ है ना, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मत रखो,
हम हर चीज में बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, पर इसमें क्या बोला गया कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मत रखो। आप एक ही बारी में मत सोचो कि हम इन्फ्लेशन भी कम कर देंगे, ग्रोथ को भी बढ़ा देंगे, जॉब्स भी आ जाएंगी। इतनी सारी चीजों को टारगेट करोगे तो कोई एक भी चीज टारगेट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज को पकड़ना है, और वो क्या था, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का आप एक बैंड बनाओ और उसको 2 to 6% के बीच में कंट्रोल करने की आप कोशिश करो। हम ऐसा करेंगे, है ना, रिकमेंडेशन दे दी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एक क्या चीज़ बोली कि भाई ये सब करने के लिए कोई भी अलग अलग लोग नहीं, एक आप MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका आप गठन करो, उसको आप फॉर्म करो, और उसमें 6 मेंबर उस बॉडी को आप बनाओ, और वो आपस में फिर तय करेंगे कि ये सब रेट जो है वो कितना होना चाहिए और किस हिसाब से 2 to 6% के बैंड में इन्फ्लेशन को रखा जाए। बात समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट था? ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी रिकमेंडेशन है ना, ये सारी रिकमेंडेशन है कि आप ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। तो इस सब रिकमेंडेशन का क्या असर हुआ? ये सब रिकमेंडेशन प्रेजेंट हुई होंगी, है ना, रिकमेंडेशन प्रेजेंट हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हम WPI से CPI की तरफ चले गए। मान ली गई रिकमेंडेशन। कभी आप रिकमेंडेशन देते हो तो जरूरी थोड़ी है कि मान ली जाए, है ना, पर ये वाली रिकमेंडेशन मान ली गई, तो WPI से हम CPI की तरफ आ गए। फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए हमने बहुत सारी चीजें की, है ना, कर रहे हैं ना अभी भी। जैसे क्या क्या कर रहे हैं फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए? क्या क्या हो रहा है? हाँ, ये तो मैंने बता दिया, जनधन, आधार, मोबाइल, क्या आयुष्मान भारत कार्ड, चलो ठीक है। और लीकेज को रोकने के लिए, मतलब आसान भाषा में आप बताओ कि कोई लीकेज हो रही है किसी स्कीम सब्सिडी में, उसको रोकने के लिए आपने अब न्यूज़पेपर कभी पढ़ा हो तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने कुछ किया है पिछले 1 साल में, 6 महीने में, जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तब से कभी आपने अखबार खोली और आपको लगा हो कि सरकार कुछ रिफॉर्म्स ला रही है, कुछ दिक्कतें हैं और उसके कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है ना? कुछ देखा आपने? क्या चीज? हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, है ना, वो चलो एक ही बात है, चलो ये लो, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, है ना। और सोचते रहो, है ना, हम आगे पढ़ते हैं और आप दिमाग में सोचते भी रहो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मत रखो, इसको पकड़ो, तो हम अभी यही कर रहे हैं। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको बनाओ, तो इसको बना दिया, है ना। और इसको क्या बोला कि 6 मेंबर बॉडी है, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि 3 जो है वो RBI के मेंबर हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर हैं, है ना। अब इस 3 RBI में 1 गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर, है ना, ठीक है ना। आसान चीज, इसमें तो कोई भारी चीज है ही नहीं। और ये जो 3 गवर्नमेंट के बंदे हैं, ये कोई सरकार नॉमिनेट करेगी और इस MPC में आएंगे, ठीक है, नॉमिनेट करेगी सरकार, वो 3 बंदे इस मेंबर में उनको बिठाया जाएगा, ठीक है। अब ये 3 बंदे कौन हो सकते हैं? सरकार को जो ठीक लगेगा, जिसको इकोनॉमी में कोई नॉलेज होगी, कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन होगी जिसको लगेगा कि यहाँ पे बिठाने के लिए फिट है, ठीक है, उसको वो नॉमिनेट करेंगे। बात समझ आई? ठीक है ना। और ये MPC, इसका काम क्या होगा? इसका बस एक ही काम है कि वो 2 to 6 बैंड वाले इन्फ्लेशन को इनको टारगेट करना है, 4 ± 2%, -2 मतलब 2 और +2 मतलब 6, है ना। तो 2 to 6% के बीच में आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, उसके लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। और हर 2 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मिलती है ना, ठीक है। हर 2 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है, तो साल में कितनी बार आएगी? 6 बार, है ना। तो हर 2 महीने में, जैसे अभी अक्टूबर में आया था शायद, कब आया था? मेरे ख्याल से इसी महीने मिली थी, है ना। तो आप मान के चलो अब दिसंबर में मिलेगी जैसे, है ना, ठीक है। तो हर 2 महीने में ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिलती है और डिसाइड करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसी हिसाब से जो है कैसे हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। प्लस एक और रिकमेंडेशन क्या है, देखो, आपने देखा होगा कि सरकार और RBI के बीच में, मैं ऐसा बोलता हूं कि आपने देखा होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि आप पिछले 6 महीने से कोई न्यूज़ देख रहे हो या तैयारी चालू है आपकी, है ना, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो क्या होता है कि RBI और सेंट्रल जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसके बीच में कुछ टकरार चलती रहती है पूरा टाइम, है ना। जैसे अरुण जेटली जब हमारे मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उस टाइम रिसेशन
याद करो 1-2 साल पहले बहुत रिसेशन था, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिसेशन था, कोई गाड़ी नहीं बिकती थी, कुछ नहीं बिकता था, है ना। तो अरुण जेटली लगातार, जो भी उस टाइम के गवर्नर होंगे, जैसे मानो उर्जित पटेल ही उस टाइम गवर्नर थे, ठीक है, तो उनको लगातार बोलते थे कि आप जो है भाई ये रेपो रेट और ये रिवर्स रेपो रेट इनको कम करो, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे, और ज़्यादा पैसा रहेगी तो कुछ उस हिसाब से वो कुछ खरीदारी करेंगे, खरीदार करेंगे तो कुछ ग्रोथ दिखेगी, कुछ जीडीपी ग्रो होगा, नई फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, पक्का, तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उस टाइम हर जब 2 महीने के बाद कमेटी मिलती है तो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि आप ऊपर से जो है ये जो सारे रेट्स हैं उसको चेंज करो, ताकि हमें भी कुछ फायदा हो दिखाने के लिए, है ना। हर क्वार्टर में जीडीपी की एक रिपोर्ट आती है कि इस क्वार्टर में जीडीपी इतना ग्रो हुआ, है ना, इतनी ग्रोथ हुई, ठीक है, उसमें सरकार को दिखाने के लिए कि भाई हमारा इतना ग्रोथ हुआ है। यहाँ से कुछ आरबीआई पे दबाव बनाए जाते कि आप जो है अपने इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो चेंज करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी गवर्नर आएगा वो हमेशा उसकी पिछले 2-3 साल से, तो आप 2015 से देखना स्टार्ट करो, जब से रघुराम राजन थे, रघुराम राजन, उसके बाद उर्जित पटेल तक, इन दोनों के टाइम पे सरकार के साथ बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था, ठीक है। उसके बाद उर्जित पटेल ने एक टाइम के बाद आके खुद ही छोड़ दिया, उसके बाद अभी वाले गवर्नर आए, है ना, क्या नाम है, शक्तिकांत दास, है ना, उन्होंने आते ही जैसे ही जो सरकार बोल रही थी उन्होंने कर दिया, है ना, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि उनका ये मानना है, जो भी गवर्नर है वो ये कहते हैं कि भाई आपकी जो सोच है वो क्या है, शॉर्ट टर्म, है ना, आप शॉर्ट टर्म के लिए दिखाना चाहते हो कि बहुत हमने ग्रोथ कर ली, है ना। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि भाई अगले 5, 10, 15 साल के लिए इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए। आपका सिर्फ क्या है, दिमाग में एक चीज़ है कि आपको किसी कोई इलेक्शन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वोट चाहिए, तो आप बस चाहते हो कि एक क्वार्टर में हम अच्छा जीडीपी दिखा दें ताकि हमें वोट मिल जाए, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, आपके शॉर्ट टर्म गोल है, बात समझे। तो ये थोड़ा सा एक टसल चलता रहता है किसके बीच में, आरबीआई और सरकार के बीच में। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और 2 महीने में एक बार मिलती है, 3 आरबीआई के बंदे, 3 गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर, फिर क्या है, ये आपस में डिस्कशन करेंगे कि कितना पॉलिसी रेट होना चाहिए, उस हिसाब से डिस्कस करके एक पॉलिसी रेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मानो इसमें भी कोई दिक्कत हुई कि एक सहमति नहीं बन पा रही है ना, तो आरबीआई का जो गवर्नर होगा उसके पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन रहती है कि मतलब, क्योंकि वो इस एमपीसी का एक टाइप से हेड होता है, ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर होगा ना, ठीक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है, और वो उस हिसाब से उसकी एक हल्की सी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि कलेक्टिव कंसेंसस से यहाँ पर एक पॉलिसी रेट जो है उसको अपनाया जाए। और पॉलिसी रेट क्या है, रेपो रेट, है ना। और मैंने आपको बताया कि सरकार सिर्फ रेपो रेट को टारगेट करती है, पॉलिसी रेट को टारगेट करती है, और उसी के साथ सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, एडजस्टेड है ना, और उस हिसाब से आपका रिवर्स रेपो रेट चेंज हो जाता है, बैंक रेट चेंज हो जाता है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको। फिर मैंने आपको बताया कि क्यों एक टाइम पे रेपो रेट और जैसे रिवर्स रेपो रेट के बीच में मानो 100 बेसिस पॉइंट का फर्क है। मतलब क्या हुआ, मानो कि रेपो रेट चल रहा है 4% और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3%, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंस कितना है, 100 बेसिस पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। तो एक टाइम पे अगर इतना डिफरेंस चल रहा था, तो आज के टाइम पे तो मैंने आपको क्या बताया, लेटेस्ट रेपो रेट क्या है 5.90, है ना, और अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35। तो इतना डिफरेंस क्यों इंक्रीज हुआ है, इसका वजह भी बताई मैंने आपको, क्या बोला था, हाँ, मतलब इसको थोड़ा पॉलिश लैंग्वेज में बताओ ना, कैसे बोलोगे। किधर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता था, इंटरेस्ट तो नहीं मिल रहा आरबीआई में ज़्यादा, हाँ मैं बताओ ना, मैंने आपको कुछ बताया था, क्या कहा था मैंने। आरबीआई का क्या मानना है कि
आरबीआई का ये मानना है कि ये जो है अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं, है ना, ये लेजी हैं कि इनको जितना एफर्ट लगाने चाहिए उतने एफर्ट नहीं लगा रहे, है ना। तो उस एफर्ट आप नहीं लगाते और आपको इजी ऑप्शन मिल जाता है, उस हिसाब से जो है आप हमारे पास पैसा रख देते हो, इसीलिए हम आपको अब इंटरेस्ट रेट कम देंगे ताकि आप जो है खुद से एफर्ट करो और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए, है ना। आप लोन में घुमाओगे तो कम से कम 8, 9, 10% आप उस पर ब्याज लोगे, तो आप जाओ और ज़्यादा काम करो और हमारे पास यहाँ पैसा मत जमा करवाओ, है ना। इसीलिए क्या किया गया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया, डिफरेंस का गैप जो है उसको बढ़ा दिया। बात समझ आ गई? यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया तो फिर क्या बताएं अब। यहाँ पे एक रिकमेंडेशन में उन्होंने पॉइंट बोला था कि डिमांड साइड पे कंट्रोल नहीं है, मतलब उस पे है और सप्लाई साइड पे नहीं, मतलब सर ये डिमांड साइड पे कंट्रोल नहीं समझ नहीं आया, क्या डिमांड साइड पे कंट्रोल नहीं है क्या? मतलब ये ओरिजिनल रिकमेंडेशन में एक पॉइंट था ना कि उन्होंने बताया कि डिमांड साइड पे कंट्रोल है मेरा, सप्लाई साइड पे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल को मतलब उसकी कीमतें बढ़ेगी तो उससे जो महंगाई बढ़ती है, हाँ तो पर डिमांड साइड क्या था ये नहीं समझ रहा है। हाँ, वही तो बता दिया ना। डिमांड साइड का मतलब क्या था? डिमांड साइड का मतलब था वही जो मैंने आपको बताया कि हाँ, लोग चाह रहे हैं कि किसी एक चीज़ को वो खरीदें, है ना। क्यों खरीदना चाह रहे हैं? कोई क्यों चाहेगा कि वो किसी चीज़ को खरीदे? क्योंकि उनके पास पैसा है ना। जब पैसा ज़्यादा होगा, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की, है ना। मैंने आपको वो बताया था कि ज़्यादा लोग अब चाहेंगे कि वो कोई भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ खरीदें, है ना। अभी जैसे आप सब अनएम्प्लॉयड हो, मैं भी हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एम्प्लॉयड हूँ, है ना। तो जैसे अभी आप सब अनएम्प्लॉयड हो तो अभी आपके हाथ में कुछ पैसा नहीं है, तो अभी आप मार्केट में जाके कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते, है ना। फ़ोन करना पड़ेगा घर पे, मम्मी मुझे ये खरीदना है ना। लेकिन अब आप सबके हाथ में पैसा आ जाए, फिर आप सारे चाहो कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई तो अब वो महंगी बिकेगी, है ना, नॉर्मल सी चीज़। तो लोगों के हाथ की जो मनी सप्लाई है, वो वाला जो डिमांड साइड की इन्फ्लेशन है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ क्योंकि वो मनी सप्लाई से रिलेटेड है ना। एक ही वर्ड है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, वही ओपन मार्केट ऑपरेशन में हो रहा था। वही इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब फाइनल गोल क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लेकिन उससे पीछे वाला स्टेप क्या है, कैसे कंट्रोल होती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके, है ना। तो मेन चीज क्या है, मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई को ही आरबीआई कंट्रोल कर सकता है और वही डिमांड साइड है, क्योंकि सप्लाई साइड में क्या है, प्रोडक्शन। हाँ, सप्लाई साइड में तो प्रोडक्शन है, ठीक है। और वो प्रोडक्शन में मैंने आपको क्या कहा था कि मानो कि बारिश अच्छी नहीं हुई, या मानो वो एल नीनो ईयर होता है ना ज्योग्राफी में, एल नीनो ईयर, है ना, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, ठीक है। दोनों ही चीजें बताई थी, एल नीनो ईयर, सूखा पड़ गया, पैदावार नहीं हुई, तो सप्लाई पीछे से ही कम है ना। पीछे से सप्लाई अगर कम होगी और डिमांड रहेगी तो फिर भी तो इन्फ्लेशन होती है ना, होगी ना। दोनों ही चीज में होगी, बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई नहीं तो भी होगी। यहाँ पे डिमांड है लेकिन सप्लाई बिल्कुल ही खत्म होगी तो भी होगी ना। या मैंने आपको उल्टी भी चीज बताई थी, वो मानो ला लीना वाला ईयर, और बहुत ज्यादा बारिश होगी, बम्पर पैदावार, है ना। तो फिर मैंने आपको बताया था कि चीज बिल्कुल ही नहीं बिकती है, लोग सड़कों पे वो टमाटर फेंक दे रहे हैं, है ना, कि 1 रुपया मिल रहा है तो प्रोटेस्ट, एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, वो भी बताया था। तो वो सारी चीजें जो है वो आरबीआई के हाथ में नहीं है ना, ठीक है ना। या फिर क्रूड ऑयल की बात हुई थी कि अभी वॉर हो गई है, क्रूड ऑयल पीछे से महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है क्योंकि इंडिया 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो उस पर भी आरबीआई का कंट्रोल नहीं है। आरबीआई सिर्फ जो डिमांड साइड वाली मनी सप्लाई वाली चीज है उसको कंट्रोल कर सकता है, वहां वाली चीज कंट्रोल करना वो सरकार के ऊपर है, ठीक है, जो कि फिस्कल पॉलिसी में हम पढ़ेंगे। क्या चीज, फेलियर ऑफ, नहीं ऐसा कैसे, फेलियर ऑफ, देखो फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो डिमांड साइड को कंट्रोल नहीं कर पाए या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। कैसे भाई, क्या पता वो फेलियर सप्लाई साइड से हुआ हो, है ना। जैसे अगर अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
तो सरकार ने अपनी तरफ से रेपो रेट भी इंक्रीज कर दिया, सब कर दिया। आपने देखा, मैंने आपको बताया था पहले 4% के आसपास रेपो रेट चल रहा था, अभी 5.90 हो गया। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए सरकार ने रेपो रेट बढ़ाया। लेकिन जो सप्लाई साइड है वहां से पेट्रोलियम जब महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, तो अगर अभी 2 to 6 के बैंड से इन्फ्लेशन निकल के बाहर आ गया है, 7% को रीच कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड साइड से कंट्रोल नहीं कर पा रही है या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल नहीं कर, वहां पे जो करना चाह रही थी कर रही थी, है ना। ये तो क्या हो गया, सप्लाई साइड वाले कंस्ट्रेंट आ गए, और वो किसका डिपार्टमेंट है, सरकार का, है ना। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट नहीं है। फिर एक और चीज मैंने आपको बताई थी, करंट अफेयर की चीज बताई थी, एक नया स्कीम, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, TLTRO, याद है? मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, नहीं पढ़ाया था तो यहाँ पे आ जाओ, पढ़ाया था मतलब नहीं याद है तो यहाँ आ जाओ। नाम क्या है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये कब लाया गया था? 2020-21 के टाइम इसको लाया गया था, है ना, पिछले साल के आसपास। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या बोला था, कुछ याद है? कौन था पिछली क्लास में? आप सब थे? कौन कौन था? आप थे ना पिछली क्लास में? याद है? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो, आपको याद है? आपको याद है? आपको याद है? देखो, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब क्या है? नॉर्मल रेपो ऑपरेशन में क्या था, शॉर्ट टर्म होता है, कोलेटरल रखना होता है, वो सारी चीजें होती है ना। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या किया गया था कि आप भाई रेपो रेट पे ही, मतलब इसी रेट पे आप लोन ले सकते हो, और कब तक ले सकते हो? अप टू 3 ईयर्स। ठीक है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एक नई स्कीम लाई गई, और उसमें क्या बोला कि आप वही रेपो रेट वाली विंडो से अब आप पैसा ले सकते हो, और उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, कब तक? अप टू 3 ईयर्स। आपको इस रेपो रेट पे, एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे हम लोन देंगे, शर्त क्या है कि आप उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज, XYZ कुछ भी स्पेसिफिक परसेंटेज, अब इसके बीच में मत जाना कितना है वो सब, ठीक है, वो अभी RBI ने बताया नहीं था और उतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है, कि आप उसका कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज किस में डालोगे? किस में डालोगे? हाँ, है ना, किस में डालोगे? NBFCs में। बस ये था टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, कि आप एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे 3 साल के लिए पैसा ले सकते हो अब, लेकिन वो जो आप पैसा ले रहे हो वो उसका कुछ परसेंटेज आपको किस में इन्वेस्ट करना है? NBFC में। बात समझ आ गई? और ये NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और NBFC के पास खुद का पैसा नहीं होता है ना, यही NBFC की खासियत है कि NBFC के पास खुद का पैसा नहीं होता, उसको तो ऊपर से कोई पैसा देगा तभी वो नीचे काम करती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास खुद का पैसा नहीं होता है ना, उसको ऊपर से कोई पेरेंट बंदा जो है कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बैंक या कोई भी चीज उसको जब तक ऊपर से पैसा नहीं देगी तो वो आगे लेंड नहीं कर सकती, है ना। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर अमेजॉन पेमेंट बैंक, है ना, तो अमेजॉन पेरेंट कंपनी है उस NBFC की, है ना। पेरेंट जो पेमेंट बैंक बनाया है, जो NBFC बनाई है, बैंकिंग, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे पेटीएम, जैसे अमेजॉन, जैसे एयरटेल, ठीक है, वो पैसा देते हैं। तो क्योंकि NBFC के पास कभी कभी पैसों का क्रंच हो सकता है, और बहुत सारी NBFC जो है वो फेल भी हो रही थी, ये फेल हो रही थी बहुत सारी NBFC। कब हो रही थी फेल? ये वाला ड्यूरेशन था 2017 से लेके 2020 का जो ड्यूरेशन था, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी NBFC जो थी वो फेल हो रही थी। जैसे एक NBFC का नाम क्या था? IL&FS, इसका क्राइसिस है, ये आपका होमवर्क में पढ़ के आना, ये IL&FS क्या है, ठीक है। IL&FS एक
इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एनबीएफसी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, IL एंड FS, IL एंड FS। IL एंड FS क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एनबीएफसी, मतलब अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करने वाली एनबीएफसी थी, और उन्होंने बहुत सारा लोन दे दिया था और फिर वो लोन वापस नहीं हुआ, है ना। तो एक क्राइसिस में बहुत सारी जो थी एनबीएफसीज वो फंस गई। तो इनके पास, और क्या होता है कि देखा देखी फिर एक नीचे गिरने लग जाए तो फिर बाकी जो एनबीएफसी होंगी उन पे भी दिक्कत आएगी, है ना। सही बात है ना। जैसे क्या होता था MI का फ़ोन, तो आपने देखा होगा MI का फ़ोन फट गया, है ना, फिर उसकी सेल गिर जाएगी, यार MI के फ़ोन तो फट जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, देखा देखी एक एनबीएफसी जो है वो अगर दिवालिया होगी, है ना, गिर गई, बहुत उसके बड़े बड़े पन्नों पे फ्रंट पेज पे आ रहा है IL एंड FS जो है वो बैंकरप्ट हो गई है वो, तो उससे क्या होता है, जो स्टॉल्ड पहले के चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उस पर भी दिक्कत होगी। मानो इस एनबीएफसी ने, IL एंड FS ने किसी एक, मानो कोई हाउसिंग कंपनी है उसको प्रोजेक्ट दिया था, और इस हाउसिंग कंपनी वालों ने वो अपना फ्लैट पहले ही बेच देते हैं ना कि हम बना रहे हैं, आप हमसे पहले ही खरीद लो, अर्ली बिडर, है ना। तो मानो फिर जो यहाँ पर जिन्होंने खरीदा होगा वो भी सोचेंगे कि अब तो यार ये पता नहीं अब हमारा सपनों का घर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे ये पूरा एक क्राइसिस हो जाता है, समझ रहे हो। इसकी वजह से, सिर्फ एक एनबीएफसी की वजह से ये पूरी जो चेन थी वो खराब हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। तो इसीलिए ये नया ऑपरेशन लाया गया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें आप एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे अप टू 3 इयर्स के लिए पैसा ले सकते हो RBI से, पर उसका XYZ परसेंटेज जो है आपको एनबीएफसी में देना पड़ेगा। बात समझ आई? हाँ बताओ। सर जब बैंक रेट है तो फिर बैंक के अलावा से लोन क्यों लेगा? किससे? सर जब बैंक रेट है वहाँ से वो लोन ले सकता है, तो सर वो बहुत टाइम तक लोन लेगा, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा उसको, तो वो सर फिर क्या इस स्कीम को यूज़ करेगा सर? आप बोल रहे हो अगर बैंक रेट है, हाँ तो फिर क्या? तो सर इसमें तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत टाइम तक। आप बोल रहे हो कि अगर बैंक रेट है तो बैंकों को बैंक रेट पे पैसा ले लेना चाहिए और रेपो रेट पे पैसा नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसा क्यों होगा, है ना, नाइस क्वेश्चन। लेकिन आप थोड़ा और दिमाग लगाते तो क्या आपको पता चलता, क्या पता चलता भाई, आप बैंक रेट पे अगर पैसा लोगे तो ये आप पे ऑब्लिगेशन नहीं होगी ना कि आप एनबीएफसी को पैसा दोगे आगे, है ना। ये तो आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है बैंक का। मैंने बैंक रेट पे पैसा ले लिया, लेकिन मेरा डिस्क्रिप्शन है कि मैं जो है आपको आगे जो है एनबीएफसी को पैसा दूं या नहीं दूं, है ना। बात समझ आ रही है? इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे एनबीएफसी को पैसा देना है ना, इसीलिए विंडो खोली गई है। अब आप बोलो कि सर ऐसी कोई विंडो क्यों नहीं बनाई जिसमें आप बैंक रेट से ले लो और फिर यहाँ से एनबीएफसी को पैसा दे दो। अभी सवाल तो आपको बनाना है तो कुछ भी आ सकता है दिमाग में, है ना। तो आप बोलो कि सर बैंक रेट को क्यों नहीं आपने किया और यहाँ से आप बोलते कि एनबीएफसी को पैसा दे दो, क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि भाई ये इससे छेड़छाड़ नहीं करता बैंक। मैंने आपको बोला पॉलिसी रेट इज रेपो रेट, है ना। पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट है ना। तो बैंक को कुछ भी करना है तो वो किससे करता है? रेपो रेट से करता है ना। प्लस यहां पर रेपो रेट में पैसा अगर देखो, अब दिक्कत देखो, और इसमें कोलेटरल नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी, है ना। इसमें एक तो पैसा एनबीएफसी के पास जा रहा है और वापस आप देखो कि ऐसी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, है ना। तो जिस बैंक ने एनबीएफसी को पैसा दिया होगा उस बैंक को वापस तो पैसा आएगा नहीं आएगा ना। लेकिन मानो ये कोई एसबीआई बैंक था, उसने IL एंड FS को पैसा दिया था और वो एसबीआई ने जो पैसा था वो आरबीआई को रेपो ऑपरेशन के थ्रू कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करके लिया होगा ना, है ना। तो नहीं हुआ तो आरबीआई से जो पैसा लिया था वो आरबीआई अपनी वाली सिक्योरिटी बेचकर कहीं से पैसा लेकर आएगा ना। जो यहाँ पर पैसा फंस गया, जो वापस नहीं आएगा, एनपीए हो गया, उसको वापस से रिकवर करने के लिए जो सिक्योरिटी डिपॉजिट की थी उसको बेच के कहीं से तो पैसा आएगा। अभी बैंक रेट पे आप इतना करोड़ों रुपया, वो भी 3 साल के लिए आप लेते रहो और कोलेटरल कुछ भी नहीं रखोगे, तो वो अगर वहां से रिकवर नहीं हुआ तो आरबीआई क्या करेगा? बात समझ आई? ठीक है ना। जब उसको बैंक को इसी विंडो पड़ी हुई है सर बैंक है, तो सर वो इस विंडो को यूज करेगा सर, जिसमें उसको एनबीएफसी को लोन देना पड़े। लोन देना नहीं पड़े, आप मत करो इस विंडो को यूज। अगर आपका मन नहीं है, मानो क्या है,
मानो SBI है और वो बोल रहा है कि भाई मेरा मन ही नहीं है कि मैं किसी NBFC को लोन दूं, है ना, तो आप मत लो भाई, आपके पास तो नॉर्मल विंडो है ना। इस विंडो में वो इंटरेस्टेड है जिसका मन है, उसका मन था कि मैं किसी NBFC को पैसा दूं, लेकिन वो नहीं दे पा रहा था, वो नहीं दे पा रहा था पैसा, क्योंकि उसको भी कहीं आगे से पैसा नहीं आ रहा था। ठीक है, SBI क्यों पैसा नहीं देना इसको चाहेगा, वो सोचेगा कि यार मेरे को और कहीं जगह पे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं क्यों इस जगह पे पैसा लगाऊं जहां पे मुझे पता है कि यार फंस जाता है पैसा, मैं कहीं और लगाऊंगा, मेरे को वहां से ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। लेकिन सरकार चाहती है कि NBFC का भी उद्धार हो, है ना, इसका भी पेनिट्रेशन जो है वो बढ़े, ठीक है, इसका भी अच्छा नाम हो। तो सरकार चाहती है कि नहीं, घर पे नालायक बेटा होता है ना, 3 बेटे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक बड़ा वाला बड़ा समझदार, ऐसे ऐसे करके छोटा वाला एकदम नालायक, कुछ भी नहीं करता, पर बेटा तो है ना, है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि इसको 1 गिलास दूध, इसको तो इसको कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होता ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना भाई। कुछ काम धंधा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, पढ़ाई में फेल हो गया, कुछ भी नहीं, फिर भी घर वाले कुछ तो उसको करके देते हैं ना, देते हैं ना। वैसे मान के चलो कि NBFC वैसी चीज़ है जो कि बेशक थोड़ी घाटे में चल रही है, दिक्कत में चल रही है, लेकिन RBI का काम है कि उसकी तक वो पैसा पहुंचाए। तो कुछ पर्टिकुलर स्कीम बनाई जा रही है जिससे जो इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, वो भी इनकरेज हो कि आप नीचे पैसा दो, उसके लिए अलग से एक विंडो बनाई। बात समझ आ गई अब? ठीक है, तो ये क्या था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। और इसके नाम में टारगेटेड क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन हो गया, ऊपर से इसका नाम क्या था, टारगेटेड, है ना। तो टारगेट किसको कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं NBFC को, इसलिए इसका नाम है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। उसमें भी अगर आप डीप में जाओगे तो उसमें भी डिस्टिंक्शन है। जैसे क्या है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो NBFC होंगी उनको इतना % लोन देना है, और ये फिर उसका इंटरनल वो है, उसको आप छोड़ दो। मेन चीज़ जो आपको थी, ओवरव्यू जो था, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इतना डीप का आपको कोई पूछेगा भी नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्यों लाया गया, उसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है, तो आप देखो कि यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, जो 2 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स थे, है ना। देखो अभी मैं बताता हूँ, एक हो गया क्वालिटेटिव और एक हो गया क्वांटिटेटिव, है ना। तो ये क्वालिटेटिव टूल्स हम अभी पढ़ रहे थे, है ना। जो अभी हम टूल्स पढ़ रहे थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, वो कौन कौन से थे, ये वाले CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और क्या क्या पढ़ा, OMO और MSF, है ना। ये सारे क्या थे, क्वालिटेटिव टूल्स जिससे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम किस पे आएंगे, क्वांटिटेटिव टूल्स। और क्वांटिटेटिव टूल्स में नाम लिख लो पहले क्या क्या होता है। सबसे पहले LTV, है ना, लोन टू वैल्यू रेशो, ठीक है, पहला। दूसरा है क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग। तीसरा है डाउन पेमेंट। चौथा है मॉरल सुएशन, और फिर 5वां है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, ये सब नाम है, ये सब नाम है किसके, कुछ क्वालिटेटिव टूल्स, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल करें, उनका नाम हमने पढ़ लिया। क्वांटिटेटिव टूल्स से कैसे इन्फ्लेशन को से लड़ा जाए, उनमें से क्या क्या है, एक LTV, लोन टू वैल्यू रेशो, एक क्रेडिट रैशनिंग, तीसरा डाउन पेमेंट, चौथा मॉरल सुएशन, 5वां डायरेक्ट एक्शन। MS मॉरल सुएशन अभी बताऊंगा, मैं सब लिखूंगा ना। आप देखो उस वाली जो विंडो है ना, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहां से बैंकों का जो बेस था वो डिपॉजिटर थे, है ना। इसलिए इन चीजों को कंट्रोल करके ना कोई फर्क दिख नहीं रहा है ना। पर उन चीजों में आप कंट्रोल करोगे ना तो जल्दी फर्क दिखता है। कैसे दिखता है अभी देखेंगे, ठीक है।
बात समझ आई ना? क्या कह रहा था मैं कि रेपो वगैरह को आप चेंज कर रहे हो तो जल्दी से फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन इनको आप यूज करोगे तो असर जल्दी दिखेगा। कैसे दिखेगा? पहले का नाम क्या है? लोन टू वैल्यू रेशो। लोन टू वैल्यू रेशो, लोन टू वैल्यू रेशो का मतलब क्या है? मानो आपके घर में कुछ, आपने घर गिरवी रख दिया है ना, नहीं अभी इतना नहीं, मानो आपने गहने गिरवी रख दिए है ना, मानो गोल्ड आपने गिरवी रखा और मानो कि 1 लाख रुपए का गोल्ड था है ना, आपको कोई ज़रूरत पड़ गई और आपको पैसों की आवश्यकता, तो आप गोल्ड जो है उसको गिरवी रखना चाहते हो, पर आप गए दुकानदार के पास कि भाई मुझे इसको गिरवी रखना है, या कहीं पर, या बैंक में ही गए, या मानो NBFC में गए, मानो कहाँ गए, मुथूट फाइनेंस में गए, वो रखते हैं ना ये सोना वोना है ना, मानो मुथूट फाइनेंस में मुझे आपने बोला भाई मुझे पैसा चाहिए, आप मेरा गोल्ड अपने पास रखो, मुझे इसके बदले जो है पैसा दो, है ना, समझ आई? गिरवी रखने का क्या मतलब होता है? भाई ये मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, मतलब ये इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए इसका एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जब कोई बंदा गिरवी रखता है तो उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलता, वो फिर तो क्या, वो बेच ही दिया ना, फिर वो गिरवी थोड़ी हुआ। बात समझ आई है ना? 1 लाख रुपए से फिर तो बेच दिया ना। गिरवी रखना मतलब आप भाई इसका 60,000 रुपये मुझे दे दो, फिर मैं आऊँगा तो मैं वापस दे दूंगा, 60,000 रुपये आपको दूंगा, आप मुझे मेरा गहना वापस कर देना, है ना। तो लोन टू वैल्यू रेशो मतलब क्या है कि मानो ये बंदा आया, 1 लाख रुपए की चीज़ इसने यहाँ रखी और इसने इसको इसके बदले 60,000 रुपये दे दिया, जैसे मानो, है ना। तो ये क्या है? लोन टू वैल्यू का रेशो, कि 1 लाख पे आपको उसका 60,000 रुपया मिला, है ना, 1 लाख पे आपको उसका 60,000 रुपया मिला। अब आप फिर से वो 60,000 आपने कहीं लगाया, कुछ पैसे आए, 60,000 रुपये वापस आया, आपने इसको दिए मुथूट फाइनेंस को, अपना 1 लाख रुपए का सोना वहां से छुड़वा लिया, घर ले आया, है ना। हाँ, अभी मानो कि देखेंगे कि इससे आप कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ सकते हो। मानो बहुत इन्फ्लेशन चल रही है, मानो इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें क्या करना है? मनी सप्लाई कम करनी है ना। मनी सप्लाई कम करनी है तो 1 लाख के अगर 60,000 रुपये मिल रहा था तो पीछे से RBI क्या करेगी? लोन टू वैल्यू रेशो चेंज कर देगी। वो बोलेगी कि भाई आप बेशक 1 लाख रुपए की कोई भी चीज़ लेकर आओगे, आपको भाई 40,000 रुपये मिलेगा इसका, ठीक बात है। अब आपको इसका 40,000 रुपये ही मिलेगा, ठीक है, ताकि आपके हाथ में पैसा कम हो जाए, और इससे तो डायरेक्ट पैसा कम हुआ, है ना। बात समझ आ रहे हो? उधर से तो पूरा लोन में आता वो, फिर उसकी एक्चुअल वो आती, आप लोन लेने जाते, फिर जाके वो नीचे आता और फिर जाके इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल होती है ना। इधर से तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन कम हो रही है ना। जैसे उल्टा हो, मानो कि बहुत मंदी चल रही है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है ना, तो उस टाइम पे इसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भाई 1 लाख की चीज़ आप गिरवी रखने जाओ, 90,000 रुपये मिल गया आपको, है ना। 10,000 ऊपर पे तो आप बेच सकते थे चीज़, फिर भी आपको 90,000 रुपये दे दिया, ठीक है। अब आप 90,000 रुपये लगाओ जहाँ लगाना है, कुछ ग्रोथ करो, कुछ किसी को कोई नई इन्वेस्टमेंट करो, कोई दुकान खोलो, मोमो बेचो, कुछ पैसा आएगा, कमाओ, यहाँ पे वापस लाओ और 1 लाख रुपया का आप गहना छुड़वा लो। बात समझ आई? तो इससे क्या हो रहा है? मनी सप्लाई डायरेक्टली कंट्रोल हो रही है ना। तो कौन सी जो हमारी दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि लोग बेस थे, और उस दिक्कत से लड़ने के लिए अब क्या दवा है? दवा ये है ना कि आप लोन टू वैल्यू रेशो को चेंज करो, है ना। लोन टू वैल्यू रेशो को चेंज करो और उससे कैसे आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो। बात समझ आ गई? इन्फ्लेशन से अगर आपको लड़ना है तो लोन टू वैल्यू रेशो क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज या इंक्रीज? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन, तो लोन टू वैल्यू रेशो आप क्या करोगे? इंक्रीज। भाई 1 लाख का 60,000 और अब इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आपने लोन टू वैल्यू रेशो क्या किया? डिक्रीज किया, है ना, डिक्रीज कर दिया ना। तो इन्फ्लेशन से लड़ना है तो लोन टू वैल्यू रेशो क्या करोगे? डिक्रीज, ठीक है। और उसका उल्टा आप दूसरी जगह पे डिफ्लेशन में, है ना, तो आप उसको इंक्रीज कर दोगे लोन टू वैल्यू रेशो को, और रेशो बढ़ जाएगी, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में, और फिर कुछ ग्रोथ आपको दिखेगी, डिफ्लेशन से आप निकल के बाहर आओगे। बात समझ आई? तो पहला हथियार क्या है? लोन टू वैल्यू रेशो। बात समझ आई? लोन टू वैल्यू रेशो, ठीक है, आसान। लोन टू वैल्यू रेशो समझ आ गया?
ये था पहला। दूसरा क्या है? क्रेडिट रेशनिंग बाद में देखते हैं, पहले देखो ये डाउन पेमेंट। चलो डाउन पेमेंट देखो। डाउन पेमेंट का क्या मतलब है? आपको पता है डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? डाउन पेमेंट का मतलब, मानो आप गाड़ी लेने गए, कौन सी मस्त गाड़ी चल रही है अभी? अरे किसी गाड़ी का नाम लो। थार, चलो ठीक है। मानो आप थार लेने गए और जेब में पैसा नहीं और लेकिन शौक अमीरों वाले, तो आपने सोचा कि बस अब मेरे को थार खरीदनी है ना? तो आप पहुंच गए और पैसा तो नहीं है, लेकिन अब मन है तो भाई लेनी है। तो आप चले गए और आपने सोचा कि यार थोड़े पैसे हैं, इसको फाइनेंस करवाएंगे, और आप पहुंच गए वहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप वहाँ पर पहुँचे और जैसे मानो कि 10 लाख की गाड़ी है ना, चलो 10 लाख है ना, वो इजी के लिए है ना। मानो 10 लाख की गाड़ी है, आप वहाँ पहुँच गए और डाउन पेमेंट इसकी रखी हुई है 2 लाख रुपया, ठीक है। 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट, बाकी फाइनेंस, ठीक है। तो मतलब क्या होता है इसका? 2 लाख रुपया आप दे दो और बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट में, है ना। ये मतलब होता है डाउन पेमेंट का, ठीक है। तो अभी एक टाइम चल रहा है तो फिर ये रख दिया, ठीक है। और उसमें और उसको तोड़ते हैं, जैसे 2 लाख रुपया आप डाउन पेमेंट दे दो, 8 लाख रुपया फाइनेंस करवा दो, और उस फाइनेंस की जो किस्त है वो आप मान लो कि 10,000 रुपया महीना है, ठीक है। अब तो और आसान हो गया, है ना, ठीक है। अभी और क्या कर सकते हैं? अब आप देख लो, अब इसको फिट कर लो इन्फ्लेशन के साथ, डिफ्लेशन के साथ। अभी इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको आप इंक्रीज कर दोगे, है ना। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो फिर क्या करना पड़ेगा कि कम लोग जाएं गाड़ी खरीदने के लिए, है ना। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन से लड़ना मतलब मनी सप्लाई कम करनी है। मतलब जितने भी लोग जो कि सिर्फ दिखाने के लिए थार लेना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है ना, उनके थोड़ा दिमाग से ये चीज़ निकले कि नहीं भाई पैसा भी जरूरी है ना। तो उनके इरादे जो हैं उनको तोड़ने के लिए सरकार क्या चाहेगी कि आपके हाथ से मनी सप्लाई, जो आपको लग रहा है 2 लाख भी मेरे जेब में बहुत खड़क रहे हैं, है ना, उसको भी आप निकाल लो उनके हाथ से, है ना। तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार बोलेगी नहीं, अब डाउन पेमेंट 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपए कम से कम इधर रखो तो फिर गाड़ी लेके जा सकते हो, है ना, ठीक है। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि आज ही मैं जाके रील डालूंगा, थार के ऊपर बैठा हूँ, फिर उनके 3 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? नहीं ला सकते ना, 3 लाख रुपए नहीं ले सकते, तो अपने आप डिमांड जो है वो नीचे गिर जाएगी, प्राइस अपने आप कम हो जाएगी, है ना। उल्टा करना हो तो क्या, बहुत डिफ्लेशन चल रही है, गाड़ी वाले गाड़ी बना रहे हैं, कोई खरीदने नहीं आ रहा है ना। आप चाहते हो कि गाड़ी की बिक्री हो, ठीक बात है, कोई तो आए गाड़ी खरीद जाए। जैसे 2018-19 का टाइम है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा मंदी, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा, तो आप लोन मेला लगाते हो, गाड़ी का मेला लगाते हो, गाड़ी खरीद लो। फिर आप क्या बोलोगे? भाई तू 50,000 रुपये भी दे दे मुझे, है ना, तो भी तू थार ले जा, है ना। तो जिसकी औकात जो स्कूटी खरीदने की भी नहीं है, जो कि अभी 1 लाख की आती है, वो भी उसके इरादे मजबूत कि मैं भी थार लूंगा, तो वो भी पहुंच जाएगा थार लेने के लिए, है ना। तो अपने आप ही जो थार बनाने वाली कंपनी होगी वो भी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। 1 प्लांट लगाया होगा, 2 प्लांट लगाएगी, 2 प्लांट लगाएगी तो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो और ग्रोथ मिलेगा, और ग्रोथ मिलेगा तो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है उनको सैलरी मिलेगी, उनको टैक्स लगेगा, है ना, और ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। बात समझ आई? हाँ, और ऐसा भी कर सकते हैं कि 50,000 एक तो आप इसका डाउन पेमेंट दो, बाकी सारा फाइनेंस, और आप इनकी किस्त भी कम कर देते हैं, लो 2,000 रुपया, बस जाओ ऐश, ठीक है, ऐश होगी ना फिर तो, ठीक बात है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि किसी ने हाथ में आईफोन पकड़ा है और वो थार चला रहा है, तो जरूरी नहीं हो सकता कि वो उसका अपना हो, क्या पता वो तो सारा फाइनेंस का हो, है ना, क्या पता वो बहुत ज़्यादा गरीबी में चल रहा हो। तो आप ऐसी चीज़ों से बचें। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी क्या? लोन टू वैल्यू रेशियो समझ आ गया और डाउन पेमेंट भी समझ आ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, क्या नाम है, क्रेडिट रेशनिंग। आरबीआई मतलब इसको इम्प्लीमेंट करता है, या जैसे मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी करता
नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं करती, आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के अंदर एक छोटा सब डिपार्टमेंट है सिर्फ। मॉनेटरी पॉलिसी का काम सिर्फ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ना, उसका काम सिर्फ रेपो रेट, पॉलिसी रेट को डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एम्बिट से बाहर है। ये और भी सारी कमेटी होती है ना, ठीक है ना। जैसे आपने इसमें बताया कि सरकार जैसे इसमें करती है, तो ये डाउन पेमेंट में सरकार का रोल होता है या आरबीआई का होता है? कहाँ, ये अभी किसकी बात पढ़ रहे हैं हम? मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई, सरकार इसमें कहीं नहीं आई, अभी तक नहीं आई ना। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की बात हो रही है ना। सरकार अभी कहीं पर भी नहीं आई, मैंने सरकार का कहीं नाम नहीं लिया अभी तक। एक चीज क्या है, क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग में क्या किया जाता है, आप क्या करो, कुछ परसेंटेज ऑफ जो आप लोन दे रहे हो वो किसी प्रायोरिटी सेक्टर को दो। ये एक्चुअल में यूज कहाँ होता है, जहाँ डिफ्लेशन चल रहा होता है ना, जहाँ डिफ्लेशन चल रहा होता है वहां पे ये चीज का उपयोग ज्यादा किया जाता है, क्रेडिट रैशनिंग का। कैसे, मानो पहले बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे मानो है ना, तो वो आती थी ना वैसे पंखी झोलने वाली आती थी, वो जो किससे बनी होती है, प्लास्टिक वाली नहीं, पुरानी वाली पंखी है ना, तो वो घर पे बनती होंगी, जिससे भी बैम्बू फाइबर जिससे भी बनती होगी, है ना। उसके बाद मानो कि वो प्लास्टिक वाले आ गए जो खुद ऐसे घूमते थे, फिर उसके बाद पंखा आ गया, फिर एसी आ गया, और फिर डेवलपमेंट हुई तो सबके पास पैसा भी आ गया, है ना। और ये वाली स्कीम तो चल ही रही थी डाउन पेमेंट वाली, तो जो पंखी झोलना चाहता था उसने भी सोचा मैं एसी लगवा लूँ, है ना, ठीक है, उसने एसी लगा लिया। लेकिन वो लोग जो पंखी बनाते थे उनका तो धंधा चौपट, ठीक है, तो उनका भी अपना चलता रहे काम धंधा, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे प्रायोरिटी सेक्टर होंगे, कुछ ऐसा एमएसएमई होगा, है ना, ठीक है, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज, जिनको आपको सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो इकोनॉमी का हिस्सा बने रहें, कुछ चीजें बनाते रहें, ठीक है। तो क्रेडिट रेशनिंग में आप क्या करते हो कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो लोन होता है वो बैंकों को बोला चाहता है कि आप किसी प्रायोरिटी सेक्टर को दो। बात समझ आई, ठीक है। और ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या है वो बैंक डिसाइड करेगी, ठीक है, और ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या है वो बैंक डिसाइड करेगी। इसमें यूजुअली क्या होता है, एमएसएमई आती है, एग्रीकल्चर आता है, एजुकेशन आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रायोरिटी सेक्टर हो गए, ठीक है। जैसे कोविड का टाइम चल रहा था, एकदम डिफ्लेशन आ गया था, कुछ भी एकदम मंदी, बहुत नीचे चला गया, है ना। आपने देखा ग्रोथ रेट -23 कितना आया था, -23 के आसपास चला गया था ना, कुछ तो देखा था आपने, वैसे दिखाते हैं ना ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे करके, फिर आप बोलते हो वी शेप्ड ग्रोथ हो गई, और ये सब, है ना, देखा है ना। तो उस टाइम पे देखो आप, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए नई स्कीम लाई गई कि बैंक जो है इतना परसेंटेज अब जो है लोन वो सिर्फ एमएसएमई को देंगे और एग्रीकल्चर में देंगे या एजुकेशन में देंगे। तो समझ रहे हो कि जैसे इंडिया में जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है पीएसएल, वो क्या होता है कि बैंकों को 40% जो है पूरे लोन का वो किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को। बात समझ आई। इंडिया में बैंकों के ऊपर जो ऑब्लिगेशन है कि आप जो टोटल लोन में पैसा दे रहे हो उसका 40% आपको किसको देना है, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। और वो प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होंगे, जैसे एमएसएमई, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, और भी कोई चीज जो सरकार को उस समय लगे कि इसको लोन की जरूरत है और लोन नहीं मिल पा रहा है और लोन मिलना चाहिए, उसको वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर डाल सकती है। बात समझ आई। ठीक है ना यहां तक, हाँ ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब जो चीजें आपकी मंदी में जा रही होंगी वैसा करके उनको आप एक्स्ट्रा प्रोत्साहन देने के लिए वहां पर कुछ पैसा डालो, ठीक है।
तो इससे आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एमएसएमई अगर बिल्कुल ये काम ही नहीं कर रही थी, इन्होंने सब लोगों को निकाल दिया जॉब से, कुछ भी नहीं वहाँ पे, है ना, जीडीपी ऐसी नीचे गिर रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो नौकरी नहीं करते, नौकरी नहीं करते तो टैक्स नहीं भरते, है ना। और उसको कैसे ठीक किया जाए, आप इनको सबको प्रायोरिटी सेक्टर में लाओ, कुछ पैसा मिलेगा, ये भी कुछ अपना नया काम धंधा शुरू करेंगे, लोगों को लाएंगे, लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सैलरी मिलेगा, सैलरी मिलेगा तो टैक्स भरेंगे, टैक्स भरेंगे तो अपने आप जीडीपी इंक्रीज होगा, सब सरकार को भी जो है कोष में पैसा आएगा, है ना, सरकार का जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ पैसा आएगा, ठीक बात है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इसका नाम क्रेडिट रेशनिंग मैंने वहां लिखा था क्योंकि लिया कहां से गया है, लिया कहां से है, यूएसएसआर से, है ना। जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट टाइप, मिक्स्ड इकोनॉमी। उसमें हमने पढ़ा यूएसएसआर क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे एक महत्वपूर्ण फीचर क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी होती है ना, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, प्लान करना पड़ता है क्योंकि रिसोर्सेज कम, जनता ज़्यादा, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसमें अगर ऐसा हो रहा है मानो किसी सोशलिस्ट स्टेट में कि अमीर अमीर हैं जो बस वही सारा लोन ले जाते हैं, है ना, जिन्होंने पुराना लोन भी नहीं चुकाया उनको लोन मिल गया और बेचारे गरीब जो है उनको लोन नहीं मिल पा रहा है ना। तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, और वो प्लानिंग कैसे की जाती थी, ये प्रायोरिटी सेक्टर बना के कि भाई इनको तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा, बाकी आप पैसा जिस मर्जी को दो, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो टेक्निक है इंडिया ने कहाँ से ली है, आई कहाँ थी, यूएसएसआर में ही आई थी और वहीं से इंडिया ने भी ली थी। बात समझ आ गई, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, क्रेडिट रेशनिंग, और उसमें क्या है ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है। उसके बाद क्या था, नहीं अभी रुको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या बता दिया, 40% क्या है आपको प्रायोरिटी सेक्टर में देना है। ये 40% किस पे लागू होता है, ये लागू होता है बैंकों पे, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक, ठीक है, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक, ये पब्लिक हो गया, ये प्राइवेट हो गया, ठीक है, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक। और वो प्राइवेट बैंक जिनकी, नहीं, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक प्लस फॉरेन बैंक जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है, ऑल पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक प्लस फॉरेन बैंक्स विद मोर देन 20 ब्रांचेज इन इंडिया, ठीक है, उन सब पे क्या लागू होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40%। अब सर ये पब्लिक सेक्टर क्या है, ये अभी देखेंगे, बैंकिंग स्टार्ट हो रहा है, क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रही है, अभी तक लिए समझो। पब्लिक बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गया, है ना, जैसे एसबीआई, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े सारे बैंक है, कैनरा बैंक, जेएंडके बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, हो गया कन्वर्ट, प्राइवेट बैंक होता था ना पहले, प्राइवेट ही है अभी भी मेरे ख्याल से, प्राइवेट ही है, कहाँ हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं बना, बना है, मुझे क्यों देख रहे हो, आप आंसर दे रहे हो फिर मुझे देख रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या चीज, ग्रामीण बैंक, तो वो तो रीजनल रूरल टाइप बैंक बन गया ना, ठीक है। और ये हो गया प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक आपको पता ही है, प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे कौन से, आईसीआईसीआई। और ये फॉरेन बैंक हो गए, फॉरेन बैंक का नाम बताओ किसी का, कौन सा, स्विस बैंक, अच्छा चलो स्विस बैंक, या फिर होते हैं ना जैसे सिटी बैंक, सिटी ग्रुप है एक, है ना, सिटी बैंक का एक ग्रुप है, वो हो गया। तो ये सब क्या हो गए, फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस। अभी इन पे क्या लागू होता है, 40% वाला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लेकिन अगर इनकी ब्रांचेस 20 से कम है ना,
क्या बोले लेस देन 20, तो उन पे कितना होता था 32%, है ना 32%। 32% किस पे लागू होता है? फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस इन इंडिया, ठीक है, उन पे क्या है 32% का PSL नॉर्म। अभी ये मैंने आपको लिखवा दिया, लेकिन अब आप इसको न्यूज़ में पढ़ते रहना, अगर कभी बाई चांस सवाल आ गया तो फिर इसमें जो भी चेंज हुआ होगा उसको चेंज कर लेना न्यूज़ में पढ़ के, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। तो उसको चेंज मत हुआ था कि जितने सारे बैंक से चाहे उनकी 20 से कम ब्रांचेस भी हैं तो 40% की। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, अगर चेंज हुआ होगा तो बस आप उसको अपना कॉपी में फिक्स कर लेना। ये मेरी नॉलेज में ऐसा था, मैंने उसके बाद देखा नहीं, क्योंकि काम की चीज़ नहीं है, आपको पढ़ानी होती है तो इसलिए काम में कहीं नहीं आएगा, कहीं काम में नहीं आएगा। काम में क्या आ सकता है कि यहाँ का पैसा यूज़ नहीं हुआ तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। मैंने आपको कहा था कि अगर किसी बैंक को बोला गया कि आप 40% पैसा आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लगाना है, मानो एग्रीकल्चर में देना है, MSME में देना है, एजुकेशन में देना है, और वो नहीं लगा पाए, 100 करोड़ बोला था लगाना है, 40 करोड़ वो नहीं लगा पाए, उन्होंने लगाया 30 करोड़, 10 करोड़ रुपया बच गया, तो वो 10 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? बात समझ आई, है ना। तो वो 10 करोड़ कहाँ जाएगा, क्या बताया था मैंने? पुराने स्टूडेंट हो ना। वो पैसा जाता है नाबार्ड के अंदर, है ना, वो पैसा जाता है नाबार्ड के अंदर, वो आपकी बुक में सब दिया है, वो जो आपके नोट्स है ना ये वाले, उसके अंदर सब दिया है। वो पैसा जाता है नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड उसको लगाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नाबार्ड उसको लगाता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। बात समझ आ गई। और नाबार्ड एक्चुअल में खुद क्या है? नाबार्ड खुद NBFC है ना। नाबार्ड खुद क्या है? खुद NBFC है। नाबार्ड खुद NBFC है। और इसको कितना पैसा देना है सरकार बजट में हर साल बोल देती है, इस बार NBFC को हमने पैसा बढ़ा, इस बार नाबार्ड का पैसा हमने बढ़ा दिया, इस बार 500 करोड़ देंगे, इस बार 1000 करोड़ देंगे, है ना। तो इस पे कितना पैसा देना है वो सरकार ऊपर से ही बता देती, क्योंकि NBFC है लेकिन 100% GOI की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर कितना पैसा डालना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बजट में ही बता देता है, ठीक है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऐसा घूम फिर के जो पैसा है वो फिर नीचे आ गया और फिर लोन में मिलेगा, आप इससे कोई रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। बात समझ आई। तो ये चीज़ होगी किसकी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने पढ़ लिया। और यहाँ पर होता था तो इसका पैसा सिडबी में जाता था। अब आप आगे चल के उसको देख लेना। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी उसको देती थी कोई स्मॉल जो इंडस्ट्री वगैरह में किसी को लगानी है ना, छोटी लघु इंडस्ट्री, है ना, वहाँ पे उसको लोन वगैरह दिया जाता था। यहाँ जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया, वहाँ किसी इंडस्ट्री को दिया जाता था, ताकि वो पैसा जो है जो बना था किसी प्रायोरिटी सेक्टर में जाने के लिए, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से वहाँ पर पहुँच ही जाए, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो थोड़ा सा क्रेडिट रेशनिंग के अंदर आ रहा था। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया डाउन पेमेंट, हमने पढ़ लिया मॉरल सुएशन, नहीं मॉरल सुएशन कहाँ पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? और लोन टू वैल्यू रेशो, है ना, लोन टू वैल्यू रेशो, और क्या डाउन पेमेंट, और क्या क्रेडिट रेशनिंग। और अब क्या चीज़ बचा? मॉरल सुएशन। तो मॉरल सुएशन का क्या मतलब होता है ना? मॉरल सुएशन का मतलब है कि बस आप जाओ और उनको बोलो कि देखो आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। उनको आप बोलो कि आपको ऐसा करना चाहिए, उनको प्यार से समझाना, परसुएड करने की कोशिश करना, उसको क्या बोलेंगे? मॉरल सुएशन। तो RBI बोलेगी बैंकों को कि भाई देखो मैंने ऊपर से रेपो रेट कम कर दिया, मैंने ऊपर से चेंज कर दिया, आप भी जो है अपने बैंकों के जो रेट है उनको चेंज करो, है ना। तो आप 4 बंदों के सामने किसी एक को ऐसा बोलोगे तो क्या पता कोई एक मान ही ले, है ना। तो इसको बोलते हैं मॉरल सुएशन। सही बात है। और उसको फिर देखा देखी क्या पता बाकी लोग भी मान जाए, है ना। जैसे घर में 2 भाई बहन होते हैं, तो एक को मार पड़ने लगती है तो दूसरा वाला खुद ही बुक्स पकड़ के, भाई मैं तो पढ़ रहा था, है ना,
सही बात है ना, ऐसा होता है ना। जैसे एक पढ़ता नहीं है तो भाई इसको खूब मार पड़ रही है, तो उसने देखा इसको मार पड़ रही है, मैं भी बुक्स पढ़, तो क्या देखा देखी उसको पता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, मुझे भी करना चाहिए, तो क्या आपने बोला यार प्यार से कि भाई देखो ऐसा करो करो, तो किसी कोई एक होगा जो यार बात मान लेगा, चलो ठीक है कर लेते हैं, है ना। फिर उसको देखा देखी जो है बाकी भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एक तरीका है उसको क्या बोलेंगे, मॉरल सुएशन। तो ये क्या हो गया, मॉरल सुएशन। और फिर आप बिल्कुल ही नहीं मान रहे हो, है ना, आप बिल्कुल ही नहीं मान रहे हो, तो करना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं होना चाहते, आप बोलते हो कि मैं तो अपना पैशन फॉलो करूंगा, मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करूंगा, है ना। तो फिर घर वाले क्या बोलेंगे, चलो घर से निकल जाओ, तो क्या डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा आपके खिलाफ। ठीक है, क्या डायरेक्ट एक्शन, है ना। जैसे वो 3 इडियट्स वाली मूवी थी, उसमें क्या होता है, वो फरहान होता है, कौन फरहान था वो जो बोलता है मुझे फोटोग्राफर बनना है ना। तो बस वो बोलता है मुझे पैशन फॉलो करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन, भाई चलो। तो अगर बैंक अपना काम नहीं करे, भाई आप अपने बैंक के रेट वेट नहीं घटा रहे हो, तो डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्शन को हम क्या बोलते थे, PCA फ्रेमवर्क, है ना। PCA फ्रेमवर्क किसका पार्ट था, इसी डायरेक्ट एक्शन का, है ना, जिसको हम बोलते थे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, है ना। वो किसका पार्ट होता था, डायरेक्ट एक्शन का, है ना। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क जो आया था बाद में, वो इसी का पार्ट था, किसका, डायरेक्ट एक्शन का। और डायरेक्ट एक्शन में आप क्या बोल सकते हो कि क्या चीज, हाँ, है ना। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो तो आपको फिर कुछ पेनल्टी लग जाएगी। जैसे कि आपने वहां पे देखा था CRR SLR मेंटेन नहीं किया था तो पेनल्टी लग रही थी, जो कि किसके साथ जुड़ी हुई थी, बैंक रेट के साथ। वैसे आप यहाँ पर इधर ऊपर से बात नहीं मान रहे इनकी, तो फिर क्या हो रहा है, कुछ पेनल्टी वगैरह लग जाएगी, कुछ पेनल्टी वगैरह लग गई भाई। तो ऐसे SBI का गवर्नर होगा कोई, है ना, वो तो सोचेगा कि क्या पेनल्टी है, मैं तो इधर अरबों में खेल रहा हूँ, मेरे को क्या है, थोड़ी सी पेनल्टी देने में क्या जा रहा है ना। तो बिल्कुल ही वो माने ना, फिर उसको उठा के डाल देंगे किसमें, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में। और इस पूरे में तो आपको पता है क्या क्या होता है ना, है ना। इसमें आप मर्जर करवा दोगे बैंक का, फिर आप जो है उनकी स्टाफ सैलरी वगैरह कम करवा दोगे, सैलरी वगैरह नहीं दोगे, फिर आप लोन नहीं देने दोगे कि आप किसी को लोन नहीं दे सकते, है ना। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आप बोलोगे कि आपकी जो स्टाफ की सैलरी है वो हम आपको नहीं देंगे, फिर बोलेंगे आप किसी को लोन नहीं दे सकते, है ना। फिर बहुत ही बुरा काम करेगा तो लास्ट में पकड़ के जो है आपको मर्जर करवा देंगे किसी और बैंक के साथ, है ना। बात समझ आ रही है, किसका R नहीं है ना, ये P है, P ये लिख दिया ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो फिर एकदम डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ता है ना, डायरेक्ट एक्शन तो जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई किसके बारे में, कुछ क्वालिटेटिव और कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो पुरानी वाली गलती को भी सुधारने के लिए RBI ने क्या किया, पॉलिसी रेट को किसके साथ जोड़ा था, नहीं पॉलिसी रेट ही तो रेपो रेट है, पॉलिसी रेट तो बैंक रेट होता है ना, है ना। इसको इन्होंने जोड़ दिया बैंक के लेंडिंग रेट के साथ। बात समझ आई, अब इतनी सारी दिक्कतें थी, फिर कुछ और नया तरकीब निकाली, क्या, पॉलिसी रेट को सीधा ही बैंक के रेट के साथ जोड़ दिया। आप एक रेट पकड़ लो जो बैंक का लेंडिंग रेट है, वो अलग अलग तरीके से लेंड करती होगी ना, तो अलग अलग रेट होगा। तो एक जो लेंडिंग रेट है आप उसको पकड़ो, उसको उन्होंने पॉलिसी रेट के साथ जोड़ दिया कि जैसे ही पॉलिसी रेट में कुछ फर्क आएगा सीधा आपका लेंडिंग रेट उसी दिन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया इन्होंने, चेंज किया, पॉलिसी रेट को जोड़ा बैंक के लेंडिंग रेट के साथ। बात समझ आ गई। अभी ये चीज मैं आपको पहले बता देता, ये सब नहीं पता था, फिर समझ नहीं आता ना ये ऐसा क्यों किया, है ना। पीछे की चीज जानना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी से आप मेंस का आंसर लिख पाओगे, ठीक है। मेंस के आंसर में जो आपको चीजें लिखनी है वो ये सारी चीजें लिखनी होती हैं, पीछे की जो मैं बोल रहा हूँ, जो कि आप लिख कम रहे हो और ज्यादा सुन रहे हो, उसको आप थोड़ा थोड़ा नोट भी करो, ठीक है, जो बता रहा हूँ।
तो ये समझ आ गया आपको क्या, क्वालिटेटिव टूल समझ आ गए और क्वांटिटेटिव टूल्स भी समझ आ गए। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसको आप एक बार देखो। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट से होगा, क्या चीज़? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। हाँ, जैसे आपने वो पढ़ा है कार्बन एमिशन वाले सर्टिफिकेट पढ़ा है आपने, पढ़ा है? जैसे कार्बन एमिशन वाला सर्टिफिकेट होता है, उसमें क्या होता है, सरकार बोलती है कि आपको कार्बन एमिशन कम करना है, कार्बन एमिशन कम करना है ना, लेकिन कुछ कंट्री होती हैं जो कार्बन एमिशन कम नहीं कर सकती है ना, वो बोलती है कि हम तो बहुत एडवांस हो गई हैं, हम तो अब नहीं कर सकते है ना। ठीक है, और कुछ कंट्री होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं कार्बन एमिशन को कम करने का। ठीक है, तो जैसे जो कंट्री बहुत कोशिश करती है ना कार्बन एमिशन कम करने का और ज़रूरत से ज़्यादा कम करती है ना, उसको पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट वाला जो सिस्टम है ना, वो जो कम नहीं कर पा रही थी ना कंट्री, उसके साथ एक्सचेंज कर लेती है, उसके बदले उसको पैसा मिल जाता है। बात समझ आई? कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, आप ये काम करते रहो, आप ये पॉइंट जो है बनाओ और मुझे दे देना। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूँ? वैसे ही प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ, मानो कोई बैंक होगा है ना, उसने बड़ा ही अच्छा काम किया, 40% नहीं उसने 60% दिया प्रायोरिटी सेक्टर को, है ना, वो उसने सोचा कि भाई बड़े बड़े बंदे जो है वो तो ऐसे ही पैसा फंसा देंगे, मैं जो है बड़ा दिल रख के प्रायोरिटी सेक्टर को 60% दूंगा, तो अपने 40% उसने 20% ज़्यादा दिया। बात समझ आई? और कोई बैंक होगा जो नहीं दे पा रहा होगा, तो किसी कंडीशन में वो उसके साथ वो वाला जो पेज होगा, जो सर्टिफिकेट है, उसको एक्सचेंज कर लेगा और उसको उतना पैसा दे देगा। बात समझ आई? वो होता है प्रायोरिटी सेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे कार्बन एमिशन वाले सर्टिफिकेट होते हैं, है ना, जो मैंने बोला आपने पढ़ा है ना, कभी तो इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा कार्बन एमिशन वाला सर्टिफिकेट, क्योटो प्रोटोकॉल में था यार, था कि नहीं था यार? मैं बोलता हूं तो आप नीचे देखने लग जाते हो, ऐसे कैसे? हाँ या ना तो बोलो, था क्योटो प्रोटोकॉल में? अच्छा ठीक है, और कुछ? यहां तक समझ आ गया? सारा समझ आ गया? पक्का? अरे वाह, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आरबीआई अरे तो बोलो तो सही, क्या मैंने बोला था कि नाबार्ड जो है वो 100% ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एक एनबीएफसी है और इसमें पैसा सरकार डालती है। बस इतना बताया था, ठीक है? और कोई दिक्कत? तो फिर अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे? बैंक का स्टार्ट करते हैं। बैंक दो हिस्से में डिवाइडेड है ना, क्या क्या? कमर्शियल बैंक और
कोऑपरेटिव बैंक, है ना। और कमर्शियल बैंक में क्या क्या आता है? कमर्शियल बैंक में कौन कौन होता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गए, है ना, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। फिर क्या होना आगे? प्राइवेट बैंक, या ऐसे मत लिखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मत लिखो, पता क्या लिखो? ऐसे लिखो, पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या लिखो? पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर लिखो प्राइवेट सेक्टर बैंक, फिर आप लिखो फॉरेन बैंक, ऐसे आप बना लो, ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक्स में जैसे क्या आ जाएंगे? कोऑपरेटिव बैंक्स में जैसे आप मानो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लो आरआरबी, नीचे इसी के नीचे लिख लो, है ना। कोऑपरेटिव बैंक के नीचे अलग से ऐसे ऐसे डाल के लिख लेना आरआरबी, ठीक है। तो मोटा मोटा हिसाब से हमने क्या देखने की कोशिश करनी है कि बैंक जो है कुछ कमर्शियल बैंक होंगे, कुछ कोऑपरेटिव टाइप के बैंक होंगे, है ना। कमर्शियल बैंक में क्या आएंगे? जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। कोऑपरेटिव जो बैंक होंगे इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, और एक चीज़ होगी उसको बोलेंगे रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक अलग से लिख लो, कोऑपरेटिव के नीचे भी मत लिखो, है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, उसको अलग से तीसरा नंबर बना के साइड में लिख लो। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में सबसे बड़ा अंतर क्या होगा? कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? कमर्शियल काम मतलब उनका काम है प्रॉफिट कमाना, है ना। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो उनका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। और कोऑपरेटिव बैंक का क्या मोटिव है? वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिद्धांत पे चलने वाले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मतलब हो जाएगा प्रॉफिट तो अच्छी बात है, पर यही रहता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ठीक है, अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उसका मतलब आपको समझ आ गया कि गवर्नमेंट इज मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर, प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, या बोलो प्राइवेट फर्म मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कुछ भी बोलो, ठीक है। प्राइवेट बैंक में कोई प्राइवेट होगा वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा इसका। और फिर वो फॉरेन बैंक, उसमें कोई फॉरेन एंटिटी हो, उसका सब्सिडरी बैंक इंडिया में बनाया होगा तो वो फॉरेन बैंक होगा, वो फॉरेन कंपनी उसकी पेरेंट कंपनी होगी, और वो भी कमर्शियल काम करती है, इसीलिए वो एक टाइप का कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में आए तो उसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, जो अर्बन एरियाज में होगा, ठीक है, उसको आप बोलोगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जो रूरल एरियाज में होगा उसको आप बोलोगे रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और एक होगा रीजनल रूरल बैंक, उसको आप अलग से रखो, लास्ट में पढ़ेंगे उसको, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कि बैंकों का क्लासिफिकेशन क्या है। फिर अब एक स्टोरी होती है क्या कि भाई बैंक, इंडिया में बैंक कहाँ से बने, कैसे कैसे हुआ, बैंकों का नेशनलाइजेशन, है ना। तो अभी बस सुनते रहो, क्या है उसमें। उसमें ये है कि देखो पुराने टाइम पे बहुत सारे बैंक होते थे, कैसे भाई, जिसके पास थोड़ा सा, बैंक का काम क्या है? पैसे और पैसे लेंड करना, ठीक है। ज़्यादा पैसे हैं, एक बिल्डिंग बनाओ, लोगों को पैसे देने लग जाओ, ठीक है। तो ब्रिटिश एरा में बड़े बड़े पकड़ के 3 बैंक होते थे, है ना, 3 बैंक, एक इधर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, है ना। तो 3 बैंक होते थे, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास वाला जो बैंक था, उन 3 बैंकों को पकड़ के एक बैंक बनाया, ठीक है, ठीक है। उन 3 बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया और बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 में,
1955 में क्या बना? SBI। किससे बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, जो कि किससे बना था? इन तीनों से। समझ आई? और नेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या? गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, नेशनलाइजेशन कर दिया। तो ऐसे आपका क्या बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर कुछ कुछ छोटे बैंक होते थे, और लेकिन आप देखो ये वाले जो सारे बैंक थे ये तो पहले ब्रिटिश कंट्रोल में होते होंगे, है ना। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, ये भी ब्रिटिश कंट्रोल में होगा। फिर आज़ादी के बाद जब इसका नेशनलाइजेशन किया, फिर अब आया ये सरकार के कंट्रोल में। ठीक है। SBI जब बना, इसके साथ कुछ इंडियन बैंक थे। इंडियन बैंक के कुछ नाम होते होंगे, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कैनरा बैंक, यूको बैंक, ये सारे बैंक चल रहे थे, अलग अलग रीजन में खुल रहे थे। बैंक ऑफ इंडिया जैसे महाराष्ट्र में खुल रहा था, यूको बैंक जैसे बंगाल में खुल रहा था, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे पंजाब में खुल रहा था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बैंक खुल रहे थे। ठीक है। पर आप देखो बैंकों में बैंक तो खुल रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे क्या हो रहा था कि इतने सारे इंडिया में बैंक होते थे कि जिसके पास भी थोड़ा सा भी पैसा होता था वो बैंक खोल लेता था। ठीक है। ठीक है। जिसके पास भी थोड़ा सा पैसा है वो बैंक खोलता है, आसानी से उस टाइम जो है आप बैंक खोल सकते थे। इतना कोई जुरिस्डिक्शन ऊपर था नहीं। ठीक है। कोई CRR SLR वगैरह कुछ काम में नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। आराम से जितना आ रहा है पैसा अपने भाई भतीजे जमाई जिसको देना है आप लोन में दो, पैसा पुराना लोन दिया है, चुकाया नहीं चुकाया, जिसको पैसा देना देते जाओ। ठीक है। इसका मतलब जो गरीब था उसको पैसा नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चर को पैसा नहीं मिल रहा है, MSME को पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो ज़रूरतमंदों को पैसा नहीं मिल रहा है। प्लस बैंक तो किसी अर्बन एरिया में जाके अपना ब्रांच लगाएगा। ठीक है। रूरल एरिया में तो वो ब्रांच खोलेगा नहीं। कैसे? मानो कि नेहरू गवर्नमेंट में कुछ PSUs उन्होंने बनाई, है ना। नेहरू गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद कुछ PSU बनाए। ठीक है। जैसे क्या? PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। जैसे ये पब्लिक सेक्टर बैंक PSB, उन्होंने कुछ PSU बनाए। सरकारी संस्थान, सरकारी कंपनीज बनाई। ठीक है। जैसे स्टील प्लांट बनाए, भिलाई स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट जैसे प्राइवेट हो गया। ठीक है। जैसे बार्क बनाया, जैसे DRDO बनाया। तो बड़ी सारी चीजें होती है ना जो गवर्नमेंट के अंडर है, PSU है। सेल बनाया। ठीक है। तो अभी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर कंपनियां लग रही हैं, सरकार की हैं बेशक, प्राइवेट भी नहीं है। तो अब यहाँ पर नई कंपनी लग रही है तो यहाँ कुछ कुछ नया मार्केट बनने लग जाएगा, है ना। नया मार्केट बनेगा तो कुछ नया काम धंधा होगा। नए काम धंधे वाले लोगों को पैसा मिल रहा है तो कहीं डिपॉजिट भी कराएंगे। ठीक है। उनको देख के कुछ यहाँ पर नई दुकानें वुकानें भी खुलेंगी, कुछ एक छोटा हब बन जाएगा। तो बैंक भी यहीं पास में ही खुलेगा, है ना, दूर जाएगा नहीं। ठीक है। यही चीज़ है, बैंक दूर जाएगा नहीं। तो बैंकों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, एक कि वो गरीब लोगों को पैसा दें, दो कि वो रूरल एरियाज में जाएं। ठीक है। ना वो चाहते हैं गरीब लोगों को पैसा दें, ना वो चाहते हैं रूरल एरिया में जाएं। बस ये बहुत सारी दिक्कतें होंगी जिनको देखते हुए बैंकों का क्या किया जाएगा? नेशनलाइजेशन। ठीक है। कि गरीब लोगों को पैसा मिले और इसकी रीच जो है वो बढ़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को बैंक की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, गांव में रहने वाले के पास लोन का कोई साधन नहीं है। फिर नहीं होगा तो आप देखो उससे बड़ी सारी दिक्कतें। अभी आप आज़ादी आपको मिली है, मनी लेंडर और वो सब वाला पूरा जाल बिछा हुआ है ना, और बैंक की एक्सेसिबिलिटी आपको है नहीं। ठीक है। तो बैंक की एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपको वही किसी बनिया से आप जो है उधार पे पैसा लोगे। ठीक है। 40% 50%, फिर वो आपको चुकेगा नहीं, फिर वो आपकी ज़मीन हथिया लेगा। वो जो सारा पूरा ट्रैप है ना, उसको तोड़ने के लिए इजीली बैंक की एक्सेसिबिलिटी जो है सारे लोगों के पास होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई बैंक में आप आराम से खाता खुलवा सकते हो और आराम से लोन भी मिल जाता है। ठीक है। अभी भी बहुत सारी जनता है जिसको लगता है यार बैंक में तो बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है तो किसी से ले लेते हैं लोन, अभी भी है। इवन नाउ आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो नहीं होता, हमने नहीं देखा, हम सिटी के सेंटर में रहते हैं ना, थोड़ा बाहर निकलो आप दिख जाएगा आपको। जम्मू को थोड़ा छोड़ के आप थोड़ा बाहर निकलोगे तो दिख जाएगा। लोग नहीं जाते अभी भी बैंक में, उनको लगता है कौन जाएगा बैंक में, दूर है, जाना पड़ेगा,
फिर मुझे कार्ड चलाना नहीं आता है उसकी बड़ी दिक्कत है, एटीएम नहीं है पास में उसकी दिक्कत है, इतने टाइम में पैसा वापस करना पड़ेगा उसकी दिक्कत है, कोई जानकार होगा तो उसको तो मैं बोल दूंगा अभी नहीं अगले साल ले लेना फिर ले लेना, है ना, जबकि वो बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे होते हैं, ठीक है, वो 10% महीने का ले रहे होंगे, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बैंक से आप लोन लोगे तो 10% सालाना होगा, 10% महीने का ले रहा होगा, एजुकेशन नहीं है ना, पता नहीं होता। तो इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, बैंक का नेशनलाइजेशन करना चाहिए। तो इन सब समस्याओं से लड़ने के लिए क्या किया गया, बैंक का नेशनलाइजेशन। तो क्या किया गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। और अलग अलग डेट में बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया है। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चलो, हम वही वाला मानेंगे जो 69 में हुआ था। वैसे आप देखो 55 में भी हुआ ना, एसबीआई को किया, फिर 69 में किसने किया, 69 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, और फिर वापस से फिर से होगा 80 में फिर से होगा एक बारी नेशनलाइजेशन। 3 ईयर है बैंक के नेशनलाइजेशन के, 3 ईयर्स हैं। एक बारी कब हुआ 55 में, एक बारी 69 में और एक बारी 80 में। पकड़ के बैंकों का क्या किया गया, नेशनलाइजेशन। ताकि क्या फायदा है नेशनलाइजेशन करने का, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना जरूरी है। प्राइवेट बंदा होगा वो तो फिर प्रॉफिट तो छोड़ो, वो तो अपने दोस्त को जो है पैसा देगा, है ना, किसी और को तो देगा नहीं, ठीक है ना। प्रॉफिट का क्या है, वो तो सरकार के पास आएगा तो भी तो प्रॉफिट होता है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक भी तो कमर्शियल बैंक ही है ना, प्रॉफिट नहीं, लोगों को पैसा मिले, एसेसिबिलिटी, सुगमता, आसानी, उसके लिए क्या है, बैंकों का नेशनलाइजेशन। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, उसकी ये पीछे सोच थी, लेकिन क्या वो सफल हो पाया, क्या उससे और तकलीफें नहीं आई, है ना। स्टार्टिंग में तो ये सोचा कि बैंकों का नेशनलाइजेशन करेंगे ये सब फायदा हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ दिक्कतें भी आने लग गई। वो कैसी दिक्कतें आई, देखो कोई भी कंपनी होती है वो कैसे काम करती है, कोई भी कंपनी होती है तो उसके ऊपर एक सीईओ होता है ना, एक सीईओ होता है उसके ऊपर। उस सीईओ के नीचे कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते होंगे, है ना। और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे क्या होता होगा, कुछ कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, ठीक है। एक कंपनी होती है, उसके कुछ शेयर होल्डर होते हैं, ऊपर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में चुन के एक सीईओ बनाता होगा, ठीक है। तो ये सीईओ डे टू डे काम करता होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते होंगे, और इस सीईओ को बताते होंगे कि ये हमारा विजन है, आपको इस कंपनी को ऐसे ऐसे चलाना है, ठीक है। और फिर जो भी प्रॉफिट होता होगा उसका कुछ डिविडेंड का पैसा इन शेयर होल्डर को मिल जाता होगा। डिविडेंड नहीं समझ आता तो प्रॉफिट, है ना। जो भी यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सरकार को, मतलब इसको, इस कंपनी को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कुछ रिटर्न जो इस शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है उसको भी तो देंगे ना, ठीक है ना। तो उस शेयर होल्डर को क्या पैसा देना है, कितना देना है, वो सब भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि पहले प्राइवेट था तो भी दिक्कत थी, अब पब्लिक सेक्टर बन गए तो भी दिक्कत है। पहले प्राइवेट थी तो सब प्राइवेट है तो अपने लोगों को देंगे, ये सब रीच नहीं है, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब अगर इसको पब्लिक सेक्टर बना दिया तो आप मानो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ गवर्नमेंट के लोग आ गए, है ना, और ये ऊपर बैंक का जो गवर्नर वगैरह है वो भी गवर्नमेंट का बंदा आ गया, ठीक है। पर अगर फिर आपको पता है गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम होता है उसमें करप्शन होती है बहुत सारी, है ना। गवर्नमेंट वाले सिस्टम में बहुत सारी करप्शन होगी। अब करप्शन होगी तो जो लोग यहाँ पे आ जाएंगे वो अगर यहाँ पे कुछ करप्शन करने लग जाएंगे तो इस पूरे ही सिस्टम में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। प्लस आप क्या बोलोगे, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस, है ना, वो इन्फ्लुएंस करने लगे बैंक को कि भाई आप जो है और जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको कम करते जाओ, ठीक है। बेशक उसमें बैंक को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो बोलेंगे नहीं आप जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो, आप उसको 2% में दे दिया करो, एग्रीकल्चर को इसको 3% में दे दिया करो। बहुत ज़्यादा रेगुलेशन जो थी वो होने लग गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होने लग गई। फिर
जो जिस सोच से इसका नेशनलाइजेशन किया गया था वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोगों सरकार के खुद ही बंदे आके यहाँ से लोन ले लेते थे। जैसे मानो सरकार के खुद ही बंदे आए यहाँ बैंक से लोन ले लिया सस्ते दरों पे 2% पे खूब पैसा उठा लिया, और फिर मानो प्रायोरिटी सेक्टर के नाम पे लिया। मानो कि कोई किसान है, ठीक है, अब सारे किसान तो गरीब थोड़ी होते हैं भाई, अमीर किसान भी तो होते हैं ना, ठीक है। मानो वो चले गए और उन्होंने, क्योंकि सरकार ने ऊपर से रेगुलेशन रखा है 2% पे पैसा देना है तो देना है, तो उसने 2% पे पैसा उठा लिया और वो खुद में अमीर है, उसने यूज किया नहीं उसको एक्चुअल में एग्रीकल्चर में, उसने किसी और को दे दिया 50% पे, समझ रहे हो। तो जिसको फायदा मिलना चाहिए था उसको तो मिला नहीं, और सरकार के जो लोग थे वो बीच में उसमें प्रॉफिट करे जा रहे थे, है ना। तो ऐसे करप्शन का पूरा साइकिल जो है वो एक बन गया था। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, बैंक जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाएंगे, है ना। बैंक धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाएंगे, सही बात है ना। तो क्योंकि बैंक कमजोर हो रहे हैं और ये सारी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको बोलोगे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करने के कुछ हमें खामियां भी हुई। एक फायदा तो ये हो गया कि नेशनलाइजेशन करा दिया, तो रूरल एरियाज में अब बैंकों को बोला कि भाई आप 25% ऑफ द ब्रांचेस जो है अपनी रूरल एरियाज में जाके खोलो, ठीक है। जैसे कुछ बोल दिया उसको, भाई इतनी ब्रांचें आपको खोलनी है तो कुछ परसेंटेज आपको रूरल एरियाज में खोलना पड़ेगा, ठीक है। इतना इतना आपने उस पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लगा दी, ठीक है, कि आप गरीबों को भी अब पैसा दो, ये सब सारी चीजें, ठीक है। लेकिन क्योंकि जो बेसिक सिस्टम था बैंक का उसी में ही जब दिक्कत आ गई तो पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में उसका फायदा जिसको मिलना चाहिए था, जिस मोटिव से इसको बनाया गया था, वो फायदा पूरा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो अब ये वाली दिक्कत हो गई है, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया है, पर अब इस नेशनलाइजेशन की वजह से जो बैंक वीक हो गए हैं, ठीक है, उससे लड़ने के लिए अब क्या करना चाहिए। तो उससे लड़ने के लिए क्या किया जाएगा, उससे लड़ने के लिए इसके पैरेलल में और नए बैंक लाए जाएंगे। पहले क्या किया इन्होंने, बहुत सारे बैंक थे उनको जोड़ा, मर्ज कर दिया और एक बड़ा बैंक बनाया। बड़ा बैंक बना के उसको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज करने के बाद उनको समझ आया कि इसमें तो बड़ी सारी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, गड़बड़ हो रही है ना, उनको समझ आया कि इसमें गड़बड़ हो रही है। तो इससे लड़ने के लिए इसके पैरेलल में कुछ नए बैंक और लेकर आओ। तो एक चीज हम पढ़ेंगे अब कि नए बैंकों को और लाइसेंस दिया जाएगा कि आप इसके पैरेलल में आओ और एक नया बैंक खड़ा करो, ताकि एक कंपटीशन रहे मार्केट में और एक दूसरे को देख के, ज्यादा कंपटीशन होगा तो सब बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। सब, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, एंड कस्टमर को, है ना, उसको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, बेटर सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए नए बैंकों को लाइसेंस देंगे, एक नई कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी क्या रिकमेंडेशन देती है उसके आधार पर आगे क्या होता है वो कल की क्लास में, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। तो हम देखेंगे कि इस जो दिक्कत आ गई है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की वजह से, उससे लड़ने के लिए अब क्या किया जाएगा, तो उसको हम कल देखते हैं। ठीक है, याद